हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से दोस्तों एनसीईआरटी फिल्टर की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। और इस सीरीज का दोस्तों ये मॉक टेस्ट नंबर 1 रहने वाला है। और इस एनसीईआरटी फिल्टर की सीरीज में दोस्तों हम क्लास 6 से 8 की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं तो दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी का दोस्तों चैप्टर नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले सकते हैं और उसमें आप इस प्रकार से 1 से 15 तक क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इस क्लास में हम 15 प्रश्न को करने वाले हैं। और दोस्तों जब आप 1 से 15 तक नंबरिंग करेंगे तो जैसे मान लो हम प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को रोकेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे और अपने आप से प्रश्न के आगे क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। और फिर जब मैं उस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं, अगर आपका वो प्रश्न सही हो जाता है तो आप क्या है, सही प्रश्न के आगे इस प्रकार से टिक लगाते जाएंगे। तो दोस्तों इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्लास के अंत में आप पाएंगे कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो फायदा आपको ये होने वाला है कि आप अपने स्वयं की तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, नक्षत्र मंडल कहते हैं। हमें कथन दिए गए हैं केवल तारों के समूह को, और कथन बी है दोस्तों तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को। और ऑप्शन दिए गए हमें कि ए और बी दोनों सत्य, और दूसरा है केवल ए सत्य, और तीसरा है दोस्तों ए और बी दोनों असत्य, और चौथा है केवल बी सत्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कथन 1 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों केवल तारों के समूह को नहीं कहते हैं, तारों के विविध समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं दोस्तों, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो इसको हम चित्र में समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको क्या दिख रहा होगा कि जब हम रात को क्या देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो रात में दोस्तों आसमान में हमें क्या है, विभिन्न तारों के विभिन्न समूह दिखाई देते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। विभिन्न तारों के विभिन्न समूह को दोस्तों क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ध्रुव तारे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों कथन ए है, उत्तर दिशा को बताता है कि ध्रुव तारा क्या है, उत्तर दिशा को बताता है और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और कथन बी है दोस्तों, सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं हम चित्र में कि ध्रुव तारा कौन सा होता है। तो दोस्तों ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, और चित्र में दोस्तों ये पश्चिम दिशा है और ये पूरब दिशा है और ये उत्तर दिशा है। तो दोस्तों ये लड़की कहाँ, उत्तर दिशा में देख रही है, और उत्तर दिशा में इसे क्या दिखाई दे रहा है, ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है, उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है। और साथ में दोस्तों ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर क्या रहता है, स्थित रहता है। तो दोस्तों इसीलिए क्या है, दोनों कथन उधर के सही हो जाएंगे, ठीक है। यही हमें कथन में दिया गया था कि क्या है, जो ये उत्तर दिशा को बताता है और आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, बिल्कुल। और अगला कथन है दोस्तों, सप्तऋषि की सहायता से। दोस्तों ये जो देख पा रहे होंगे आप, 7 तारों का जो समूह है इसे ही क्या कहा जाता है, सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों इसी की सहायता से हम किसकी पहचान करते हैं, ध्रुव तारे की पहचान करते हैं कि सप्तऋषि मंडल के बगल में क्या होता है दोस्तों, ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न का सही जवाब, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 3, और ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो प्रश्न है, तारा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हमें कि सूर्य एक क्या है, तारा है, और बी है जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, और सी है दोस्तों जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तो दोस्तों कथन ए और बी क्या हो जाएंगे, सही, और कथन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है तो दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये ग्रहों की परिभाषा भी कह सकते हैं हम कि जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है और वो अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए किस पे, सूर्य पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सूर्य एक तारा है और जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है। तो ये दो कथन सत्य हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, और कथन नंबर 3। तो दोस्तों इनकी नंबरिंग गलत हो गई है, लेकिन अगर हम देखें तो इसका सही जवाब कौन सा, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, 1 2 होना था, लेकिन इसको हमने क्या है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना है, यही हो जाना है कि ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं कि जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो क्यों कैसे होती है, किस कारण होती है। तो दोस्तों नाभिक के संलयन के कारण क्या होती है, जो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि तारों का ईंधन, तारा या सूर्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार से हम जब चूल्हे पे आग जलाते हैं तो दोस्तों हम किसका ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं पे अगर हम गैस चूल्हे की बात करें तो गैस चूल्हे में दोस्तों ईंधन के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, एलपीजी का। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें कि सूर्य का ईंधन किसे कहते हैं तो दोस्तों सूर्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह। ठीक है, तो अगर दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता, बुध हो जाता। लेकिन हमें पूछा गया कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आइए इसे हम इसमें चित्र के माध्यम से देखते हैं कि भैया सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा सूर्य। ठीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक का प्रश्न पूछा जाता तो कौन सा हो जाता, बुध हो जाता। लेकिन हमें पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक आप कौन से ग्रहों को देख पा रहे होंगे, तो शुक्र। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का सही क्रम। तो दोस्तों हमें सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कि बुध, शुक्र, बृहस्पति। दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले कौन है, बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, और इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले बृहस्पति दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यहाँ पे नेपच्यून के बाद पृथ्वी के बाद दोस्तों कौन है, मंगल है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में सबसे नज़दीक सूर्य के कौन है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और फिर मंगल है। तो आइए इसे भी हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सूर्य है, और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह हो जाएंगे कि सबसे नज़दीक सूर्य के कौन सा है, बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो दोस्तों यूरेनस को क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं, और नेपच्यून को क्या कहते हैं दोस्तों, वरुण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हो गया
ग्रहों का सही क्रम, ठीक है। और दोस्तों ये इसमें से एक ना एक प्रश्न बनता ही बनता है, या तो सही ग्रहों का सही क्रम पूछा जा सकता है या आंतरिक और बाह्य ग्रह पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पार्थिव ग्रहों और पार्थिव ग्रहों को ही दोस्तों आंतरिक ग्रहों भी कहा जाता है और चट्टानी ग्रहों भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए आपके इनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे कि पार्थिव ग्रहों को ही किसके आंतरिक ग्रहों के नाम से भी जानते हैं और पार्थिव ग्रहों को ही दोस्तों चट्टानी ग्रहों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमें कथन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि बुध, शुक्र, शनि। तो दोस्तों शनि नहीं होगा, ठीक है। बृहस्पति, शनि ये भी नहीं होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दोस्तों यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या है, पार्थिव ग्रह हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पे शनि दिया गया है। तो शनि क्या नहीं है दोस्तों, पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है। आइए इसे समझते हैं कि पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह कौन कौन से, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझने वाले हैं आंतरिक ग्रह या बाह्य ग्रह को, ठीक है। और इन्हीं को लघु ग्रह भी कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से ग्रह आते हैं दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चारों के चारों ग्रह किसमें, आंतरिक ग्रह। आंतरिक का मतलब है दोस्तों कि ये सूर्य के क्या है, नज़दीक हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, आंतरिक ग्रह कहा जा रहा है, ठीक है। और पार्थिव ग्रह भी इन्हें ही कहा जाता है। और चट्टानी ग्रह दोस्तों इन्हें इसलिए कहा जाता है कि जितने भी ये आंतरिक ग्रह हैं ये किससे, चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पृथ्वी पर क्या है, चट्टानें हैं। जो हमारा मकान है, जो हमारा सड़क है, जो हमारे पर्वत पहाड़, ये किस पे, चट्टानों पर ही तो है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों बाकी भी तीनों ग्रहों पे क्या है, ये तीनों ग्रह किससे, चट्टानों से मिलकर बने हैं हमारे पृथ्वी के अलावा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आपने इनका सही क्रम जान लिया होगा कि सबसे पहले बुध, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं इन्हें, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं इन्हें, और बाह्य ग्रह भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों प्रश्न है कि जोबियन ग्रह और जोबियन ग्रहों को ये दोस्तों किससे, गैसीय ग्रहों के नाम से भी जानते हैं और बाह्य ग्रहों के नाम से भी जानते हैं कि बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह या गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया हमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर भी हम बाकियों को देख लेते हैं कि भैया बाकियों में कौन कौन सा नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें ये वाला क्या नहीं है, पार्थिव ग्रह नहीं है। और अगर हम सी की बात करते हैं तो सी में पहला दूसरा क्या नहीं है, पार्थिव, ये गैसीय ग्रह नहीं है, ये पार्थिव ग्रह हो जाएंगे, ठीक है, पृथ्वी और मंगल। और इसमें दोस्तों कौन कौन से हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये चारों के चारों क्या है, गलत है। ये कौन से हैं, इन्हें हम पार्थिव ग्रह कह सकते हैं, चट्टानी ग्रह कह सकते हैं, या इन्हें ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि भैया जोबियन ग्रह, गैसीय ग्रह और बाह्य ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, मंगल, अरुण, वरुण। तो इन्हें भी हम चित्र में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके बाह्य ग्रह कौन कौन से, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। तो यूरेनस को क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं। नेपच्यून को क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 8। और ये जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 8 को। पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों कथन ए दिया गया हमें, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में सबसे बड़ा पांचवां ग्रह है। तो दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है और प्रश्न में हमें कथन ए दिया गया है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सी, तीसरे नंबर पे है। और आकार में दोस्तों ये कौन सा, हमारे सौरमंडल का कौन सा पांचवां बड़ा ग्रह है, ये दिया गया है। और कथन बी है दोस्तों, इसके आकार को भूभाग या जियोड कहा जाता है। और सी है दोस्तों, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य हैं। तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसे भी थोड़ा सा हम चित्र में समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और जितने भी दोस्तों ये आपको 8 ग्रह दिख रहे हैं, इन 8 ग्रहों में जो दोस्तों जीवन है, जीवन संभव तो किस पे ही, जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां चाहिए दोस्तों, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। और इस इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमें, तो वो कहाँ पे मिलती है हमें, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती है, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों पृथ्वी को क्या अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि जो पृथ्वी है इसके आकार को क्या कहा जाता है, भूभाभ या जियोड। तो दोस्तों पृथ्वी क्या है, ध्रुवों की ओर से थोड़ी सी चपटी है और बीच से दोस्तों कैसी उभरी हुई है, तो इसीलिए इसके आकार को क्या कहा जाता है, भूभाभ कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये A, B, C ये तीनों के तीनों कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर हम बात करें कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में कथन ए की, तो दोस्तों जो कथन ए में दिया गया कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में पृथ्वी, आप देख पा रहे होंगे कि तीसरे नंबर पर है या नहीं है, ठीक है। और अगर आकार की बात करें तो दोस्तों आकार सबसे बड़ा किसका है, बृहस्पति का है, बृहस्पति के बाद शनि का है, शनि के बाद यूरेनस का है, यूरेनस के बाद नेपच्यून का है, नेपच्यून के बाद दोस्तों 5वें नंबर जो सबसे बड़े आकार में कौन आती है दोस्तों, हमारी पृथ्वी आती है। और सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में दोस्तों इसका क्रम कौन सा आता है, तीसरा आता है, तो इसलिए कथन ए भी सही था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूटेट की परीक्षा में भी 2 से 3 बार पूछा गया है, और वहीं पे दोस्तों ये सीटेट की परीक्षा में भी 2 से 3 बार पूछा गया है, और अन्य एग्जामों में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न है, क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, या किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हमें शनि और पृथ्वी, और बी है दोस्तों मंगल और पृथ्वी, और सी है पृथ्वी और शुक्र, ठीक है, और डी ऑप्शन है दोस्तों मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों इसे हम पहले किस में देख लेते हैं, चित्र में देख लेते हैं, और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों, तो सबसे पहले कौन है, बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जो दोस्तों चौथे नंबर का है ये कौन सा है, मंगल है, ठीक है। और 5वें नंबर का कौन है दोस्तों, बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति है। तो दोस्तों यही जो इन बृहस्पति और मंगल के बीच जो दोस्तों आप ये पट्टी देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों इसी पट्टी को क्या कहा जाता है, क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है, तो दोस्तों कौन से 2 ग्रहों के बीच है, मंगल और बृहस्पति के बीच है। तो दोस्तों अगर आपको परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो अब आप गलत नहीं करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न के सही जवाब की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होने वाला है कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्या क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस ग्रह को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाता, शुक्र इसका सही जवाब हो जाता है कि हम पृथ्वी के जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन के नाम से शुक्र को जानते हैं। और क्यों जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका आकार, आकृति और आयतन लगभग क्या है, घनत्व लगभग क्या है, इन दोनों का एक समान है या एक जैसा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां, तो दोस्तों यहाँ कृतियां लिखा गया है, पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है, ठीक है।
तो दोस्तों पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है? तो पृथ्वी दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि भैया हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। और बात आती है कि कौन कौन सी गतियां करती है, तो दोस्तों आइए समझते हैं। तो दोस्तों ये अगर हम बात करते हैं पहली गति, तो पहली गति को दोस्तों हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहेंगे, घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति। अब बात आती है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब दोस्तों हमारी पृथ्वी क्या करती है? अपने ही अक्ष पर, हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या करती है? अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो उस गति को दोस्तों हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम अपने ही जगह पर एक जगह क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, और ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं चले बिना हम अपने ही जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे एक चक्कर पूरा करते हैं, इस प्रकार से घूमते हैं। ठीक है, इस प्रकार से घूमें और फिर जहाँ से घूमना स्टार्ट करा वहीं पे पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों उसी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और बात आती है दोस्तों परिक्रमण गति, दूसरी गति। तो परिक्रमण गति उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा सूर्य है, और सूर्य की जब दोस्तों हमारी पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूरब दिशा में क्या करती है? परिक्रमा करती है। तो दोस्तों उस गति को ही दोस्तों क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। तो दोस्तों आशा ही नहीं, उम्मीद भी कर रहा हूं कि आपको दोनों गतियां समझ में आ गई होगी कि जब हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या करती है? घूमती है, तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो दोस्तों उस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दोस्तों हमें पता है कि जितने भी ग्रह हैं ये सभी क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो हमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पथ पर, किस मार्ग या किस पथ पर ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों इसको हम चित्र में समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, और ये हमारे 9 ग्रह हैं। दोस्तों ये क्या करते हैं? इस प्रकार से ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये जिस पद पर, जिस मार्ग में चक्कर लगाते हैं, जो ये कक्षाएं हैं, इन्हें कक्षाएं भी कहा जाता है, मार्ग भी कहा जाता है, पथ भी कहा जाता है। तो इन पद या मार्ग या कक्षा को ही दोस्तों क्या कहते हैं कि ये कौन से कक्षा में ये चक्कर लगा रहे हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में दोस्तों ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 13, और ये भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष और अपने कक्षीय तल पर। दोस्तों हमें ये तो सबको पता है, ये तो हमें सभी को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन कभी कभी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है। और जब ये पूछा जाता है उसका जवाब भी हम क्या है? 23.5 डिग्री लगा के आते हैं, 23.5 डिग्री ही लगा के आते हैं, और हमारा प्रश्न हो जाता है गलत। तो दोस्तों इसमें हम दोनों को समझेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष और अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों ये तो हमें पता ही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने कक्षीय तल पर दोस्तों पृथ्वी कितना 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाना है। ठीक है, और बाकी अगर हम ये बात करें, अगर उल्टा पूछा जाता कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर, तब ये वाला हो जाता। पहले हमें क्या पूछा गया? जो हमें पहले पूछा गया कि अपने अक्ष, पहले अक्ष वाली ही बतानी है। ठीक है, और फिर कक्षीय तल है तो कक्षीय तल वाला हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसको चित्र में समझ लेते हैं। ये दोस्तों एक चित्र है। ठीक है, अब हम एक इधर भी एक बना लेते हैं इसी प्रकार से। तो अगर हमारी पृथ्वी झुकी ना होती तो इस प्रकार से होती। ठीक है,
ये हो जाएगी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो जाएगी कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाएगी और 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी पृथ्वी झुकी ना होती तो इस प्रकार से होती, लेकिन हमारी पृथ्वी कितना अपने अक्ष पर कितना ये वाला झुकाव जो दोस्तों यहाँ से और यहाँ का ये झुकाव आप देख पा रहे हैं, तो ये कितने का झुकाव है। अगर झुकी नहीं होती तो इस प्रकार से खड़ी होती, लेकिन जो हमारे पृथ्वी का दोस्तों कितना है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो यहाँ का ये वाला झुका हुई दोस्तों क्या है 23.5 डिग्री का है। और वहीं पर अगर हम बात करें कक्षीय तल, तो दोस्तों ये वाला कक्षीय तल पर जो दोस्तों ये वाला झुकाव देख पा रहे हैं आप, ये कितना है 66.5 डिग्री का है। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कक्षीय तल पूछा जाए तो 66.5 डिग्री, और अगर अक्ष पूछा जाए तो दोस्तों कितना अक्ष ये वाले होते हैं दोस्तों। ठीक है, अक्ष, तो अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री और कक्षीय तल पर कितना दोस्तों 66.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो दोस्तों प्रश्न है ग्लोब पर खींची गई अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कैसी है। मतलब इन्हें क्या कहा जाता है, अध्यारोपित है, काल्पनिक है या वास्तविक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारे ग्लोब है। ठीक है, और ग्लोब पर दोस्तों ये वाली जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और ये वाली जो दोस्तों रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, जो लेटी हुई है ये वाली इन्हें अक्षांश कहते हैं, और जो ये खड़े में है दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्लोब पर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस प्रकार की है, अध्यारोपित रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक रेखाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्लोब पर खींची गई जो ये रेखाएं हैं ये कैसी रेखाएं हैं दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों हमें कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, या जो भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है, तो दोस्तों कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम क्या है। तो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, तो वो कैसी सीमा रेखा है, काल्पनिक है, अध्यारोपित है या वास्तविक है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कैसी है, भारत पाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित है। उसको एक नक्शे में क्या कर रखा है, अध्यारोपित किया गया पहले। ठीक है, तो वो अध्यारोपित है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, जो भूमध्य रेखा जो अक्षांश और देशांतर, ये ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं तो वो कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कैसी सीमा रेखा है तो अध्यारोपित, और अगर आपको ग्लोब पर पूछा जाए तो काल्पनिक। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न करने से पहले दोस्तों आपके लिए कल के लिए होमवर्क ये है कि आप कल क्लास 6 की एनसीईआरटी से क्लास 6 की एनसीईआरटी का दोस्तों ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 करके आएंगे। कल हम उसके प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों साथ में एक बात और, इस प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और दोस्तों साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है कि ग्लोब को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मान लो दोस्तों ये हमारा ग्लोब है, और ग्लोब को क्या है जो ये 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो दोस्तों उस रेखा को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री मकर कर देंगे दोस्तों इससे ये हम मकर 23.5 डिग्री मकर रेखा, और ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 90 डिग्री अक्षांश, और ऑप्शन नंबर डी है 0 डिग्री विषुवत रेखा। या 0 डिग्री विषुवत रेखा को दोस्तों हम अन्य नाम कौन कौन से नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, और इसी को दोस्तों हम भूमध्य
रेखा के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। तो दोस्तों जो ग्लोब पर पृथ्वी को दो बराबर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा होती है दोस्तों, उसी के को हम क्या कहते हैं दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज के लिए 15 प्रश्न। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसे लगी, और साथ में दोस्तों ये भी बताएंगे कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।